हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग यूपीपीएससी के पीवाईक्यूज़ के सीरीज़ में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के एक नए टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज के टॉपिक का नाम है वाटर कंजर्वेशन। ओके, तो आज के टॉपिक में बेसिकली हम लोग देखेंगे वाटर कंजर्वेशन से संबंधित जितने भी सवाल आए हुए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पे अगर कोई कॉन्सेप्ट है या कोई अथॉरिटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में अगर डिटेल में जानने की भी कोशिश करेंगे बेसिकली, और उनसे सवाल जो उससे उनसे संबंधित जो सवाल आए उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग सीधे सवाल पे चलते हैं। आज के टॉपिक का पहला सवाल है स्टूडेंट। सवाल ये कह रहा है कि द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ये सवाल इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 फरवरी को, 22 मार्च को, 5 जून को या 11 जुलाई को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको सेलिब्रेट करने के कारण की अगर बात किया जाए तो बेसिकली यह फोकस करता है फ्रेश वाटर की जो इम्पोर्टेंस है उसको। यानी यह एक तरीके का हर साल एनुअली सेलिब्रेट किया जाने वाला इवेंट है। और ये ज़्यादातर ये जो फ्रेश वाटर है ना उनकी इम्पोर्टेंस को फोकस करता है, बेसिकली उनके ऊपर अटेंशन देने की बात करता है। ओके, और इसके साथ साथ जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल मैनेजमेंट करने के लिए या सस्टेनेबली उसको मैनेजमेंट करने के लिए एडवोकेट भी करता है बेसिकली। तो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 मार्च। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक रिसोर्स। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बायोटिक रिसोर्स नहीं है? तो पहले ये समझना होगा कि बायोटिक रिसोर्स आखिर होता क्या है। तो बायोटिक रिसोर्स को हम लोग जैविक संसाधन भी कह सकते हैं। संसाधन, जैविक संसाधन। ओके, तो बायोटिक रिसोर्स यानी जैविक संसाधन जीवित और कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। यानी कहने का मतलब बायोटिक रिसोर्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग एंड ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज। यानी किस तरीके के मटेरियल से ये ऑब्टेन किए जाते हैं या बायोटिक रिसोर्स प्राप्त किए जाते हैं? तो जैसे फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट के अलावा अगर हम लोग बात करें एनिमल्स हो गए, और इनके द्वारा जो मटेरियल इनके द्वारा जो मटेरियल ऑब्टेन किया जाता है वो सब किस कैटेगरी में आ जाएगा? आपका बायोटिक रिसोर्स। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि बायोटिक रिसोर्स के आज के समय में एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, फॉसिल फ्यूल। ओके, जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, ये सब जो है ये फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में आते हैं। ये सब एक बायोटिक रिसोर्स के थ्रू ही प्रोसेस होके बनते हैं। इनको बनने में मिलियन साल लग जाता है, लेकिन ये बनते हैं किसी प्लांट या एनिमल की डेड बॉडी से। जब वो फॉसिलाइज होके एक फॉसिल फ्यूल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो वो बेसिकली उसका इंसान एक यूज करने लगता है। तो जनरली कहने का मतलब यही है मेरे कि ये जितनी भी चीज़ें हम लोग आज यूज कर रहे हैं ये सब बायोटिक रिसोर्स की कैटेगरी में आता है। ओके, तो हम लोग एक एक करके ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक रिसोर्स। कोयला की बात करें तो बिल्कुल होता है, फिश की बात करें तो ये भी एक तरीके का जीव है तो बायोटिक रिसोर्स ही आएगा, पेट्रोलियम होगा ही होगा। यहाँ पे जो है फ्रेश वाटर जो है वो बायोटिक रिसोर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके, बाकी तीनों ऑप्शन आपके बायोटिक रिसोर्स की कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पे फॉसिल फ्यूल को मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख ही दे रहा हूँ, कोल, पेट्रोलियम। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो डीजल, फिश ऑप्शन में दिया ही है तो फिश भी आप यहाँ जाएगा। बाकी जितने ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल हैं, आप कह लीजिए लिविंग ऑर्गेनिज्म, और प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब इसी की कैटेगरी में आ जाएंगे, किसके? बायोटिक रिसोर्स के। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। वो कौन सी गैस है जो कि ड्रिंकिंग वाटर के प्योरिफिकेशन में यूज किया जाता है? एक एक करके देखते हैं। हमें सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो ये तो नहीं किया जाता। क्लोरीन की अगर बात किया जाए तो बिल्कुल ये सही बात है कि क्लोरीन जो है ये एलम होता है ना, एक फिटकिरी हम लोग यूज करते हैं, फिटकिरी। फिटकिरी में भी अगर आप देखें तो
फिटकरी को भी मतलब मुख्य रूप से वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो क्लोरीन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन इसका गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका गलत है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन जो है ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, और फिटकरी की अगर बात किया जाए तो फिटकरी भी किया जाता है, इसी को बोलते हैं एलम। एलम इसी का नाम है, ओके, फिटकरी का। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दे रखा है उसके बारे में बात कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड आर क्रिटिकल बाई सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। यानी पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भारत के 36% जो जिले हैं वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के द्वारा ओवर एक्सप्लॉइटेड या क्रिटिकल कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिए गए हैं। ओके, स्टेटमेंट दो क्या कह रहा है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन वर्ल्ड। तो जो पहले ये तो समझ लेते हैं कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है क्या। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ओके, CGWA। अगर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की बात किया जाए तो इसको बनने के लिए या इसे बनाया गया है, इसको फॉर्म किया गया है किसके तहत, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब आया था, तो 1986 में आया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओके, मेरे कहने का मतलब है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है उसको फॉर्म किया गया था अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। ओके, स्टेटमेंट बी आपका यानी दो सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए चला गया, ऑप्शन नंबर डी चला गया, क्योंकि यहाँ पे दो है और दो यहाँ पे है। ओके, इसके बाद अगर हम लोग स्टेटमेंट 3 की बात करें तो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। तो अगर ये बात स्टेटमेंट को देखा जाए तो ये बिल्कुल सही बात है, इंडिया सबसे ज़्यादा है जहाँ पे जो ग्राउंड वाटर इरिगेशन सबसे ज़्यादा एरिया में होता है पूरी दुनिया की बात करें तो इंडिया सबसे ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो चाइना आता है, फिर इसके बाद US से आता है। ओके, तो ये तीनों आप ऑर्डर याद रखिएगा। और ये जो थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड, ये स्टेटमेंट आपका सही है। ओके, तो ये दो और तीन आपका सही है, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका रॉन्ग है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3 आपका यहाँ पे सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि व्हेन डिड द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, इसको थोड़ा मैं हाईलाइट इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लगभग जब एक्ट कोई आता है तो जनरली उसमें से एक कि ये मिल ही जाता है। ओके, तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट जो है इसको इनैक्ट कब किया गया था, इसको इनैक्ट किया गया था इन 1974। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है, मैं इसको जोड़ दे के इसलिए कह रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, मेरे अपने अनुभव के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर आपको देगा तो हो सकता है मैच कराने की बात कर दे, या जैसे ये सवाल आया है ये वापस रिपीट हो सकता है। देखिए ये 2023 की प्री में पूछा है। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1974। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, और इसको अमेंड किया गया था एक बार, इसको अमेंड किया गया था, अमेंडेड इन 1988, इसको अमेंड किया गया था 1988 में। ओके, तो ये बेसिकली जो ये प्रिवेंशन एक्ट है यानी द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये बेसिकली जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए तथा देश में जो जल की प्योरिटी है उसको बनाए रखने तथा बहाल करने के लिए लागू किया गया था। ओके, यानी मेरे कहने का मतलब है कि वाटर पॉल्यूशन की रोकथाम या कंट्रोल करने के लिए उसको ये इस अमेंडमेंट को इनेक्ट किया गया था। ओके, इसके अलावा एक एक्ट और है, मैं कलर चेंज करके लिख दे रहा हूं, आप लोगों से कहीं नोट कर लीजिएगा, वाटर इसी से संबंधित है। ओके, और उसका नाम बस थोड़ा सा अलग है लेकिन है यही, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस। ये इंपॉर्टेंट हो गया, सेस मैं यहाँ पे ब्रैकेट कर दे रहा हूँ, मतलब सर्कल कर दे रहा हूँ, ये एक्ट। ओके,
ये दोनों एक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला मैंने आपको बता दिया कि 1974 में आया था, और इस एक्ट की अगर बात करें, ये जो मैं अभी अभी लिखा हूँ जस्ट, तो ये एक्ट जो है ये इनैक्ट कब हुआ था, तो बेसिकली ये इनैक्ट हुआ था, इनैक्टेड इन 1977। ये डेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1974 भी, ये 1974 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1977 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर यहाँ पे ऐसे इसको यहाँ सामने लिखने की कोशिश किया जाए तो ये बेसिकली इस तरीके से इसे लिखा लिखा जा सकता है कि ये एक्ट 1977। ओके, और ये इन्फोर्स कब किया गया था, अगर इन्फोर्समेंट की अगर बात किया जाए तो इसे इन्फोर्स किया गया था, जस्ट अ मिनट, या इसको इन्फोर्स किया गया था, इन्फोर्स्ड इन 1978 में। ओके, 1978, अगर एग्जैक्ट डेट की बात किया जाए तो 1 अप्रैल 1978 में इसको इन्फोर्स किया गया था, और इसको इनेक्ट कब किया गया था, 1977 में। ये दोनों डेट आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सवाल में हमें ये देखना होगा कि इनेक्टेड पूछा है या इन्फोर्स पूछना है, तो बहुत ही माइनर एक एक वर्ड की वजह से पूरा आंसर आपका चेंज हो सकता है। तो ये दोनों आप डेट को याद रखिएगा। ओके, इनैक्ट किया गया था 1977 में, इन्फोर्स किया गया था 1 अप्रैल 1978 में। ओके, और इसको इनैक्ट करने के एक वजह था ताकि जो कुछ जो प्रकार के औद्योगिक गतिविधियां चल रही थी उनका संचालन करने वाले जो व्यक्ति थे या ऑनर थे, उनके द्वारा जो उपभोग किया जा रहा था वाटर, उस पर उपकर लगाया जाना और वसूला जा सके, इस वजह से इसको बेसिकली इनैक्ट किया गया था। सेस का मतलब होता है उपकर। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे दो आंसर एक तरीके से मैं आपको बताना मतलब बताया हूँ। पहला तो ये हो गया आपका, सेकंड आपका ये हो गया। ओके, तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस वाज इन्फोर्स्ड। मैंने अभी अभी आपको बताया कि दो डेट आपको ध्यान रखना है। पहला ये कि ये कब इनैक्ट किया गया था, तो ये 1977 में किया गया था, और ये कब इन्फोर्स किया गया था, तो ये आपका 1978 में, और 1 अप्रैल अप्रैल 1। ओके, ये दोनों पॉइंट मैंने आपको पिछले ही सवाल में थोड़ा सा जोड़ देके बताया, और ये दोनों डेट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए सवाल क्या पूछा है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस वाज इन्फोर्स्ड इन, यानी कब इसको लागू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1978 में। पहले में दे रखा है कि 1973 नहीं होगा, 75 दे रखा नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 79, यानी कहने का मतलब है कि ये सवाल आपका गलत है। ओके, ये सवाल बिल्कुल आपका गलत है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्फोर्स्ड की बात कर रहा है जो कि हुआ था 1978 में। जो यहाँ पे ऑप्शन मैच करने को दे रखा है एग्जामिनर, वो दे रखा है कब इनैक्ट किया गया था। देखिए एक ही टर्म है, इन्फोर्स्ड और इनैक्ट, इन दोनों में बस एक टर्म की वजह से आपका आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही बारीकी से आप समझिएगा। मैं हर एक पॉइंट को यहाँ पे लिख देता हूँ, इसलिए कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसे आसानी से अपने नोट्स में उतार सकें। ओके, जिससे क्या होगा कि लास्ट मोमेंट में जब रिवीजन की बात आएगी तो आपके यही नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। तो अभी से अगर बनाते जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लास्ट में अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो पहली चीज, एग्जाम के 1-2 महीने पहले इतना पैनिकनेस, इतना प्रेशर हो जाता है ना कि ऑटोमेटिक इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है। तो नोट्स बनाने की बात तो बहुत दूर है, जो बने बनाए हैं वो भी ध्यान नहीं होते। तो मैं डेली ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ कि आप डेली थोड़ा थोड़ा सुनते जाइए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जो समय अगर जो सवाल आपको थोड़ा सा पॉइंटेड या फैक्चुअल लग रहा है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर इन चारों में से कोई नहीं होगा। वैसे इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया कि 1978 होगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर। यानी डिसइंफेक्टेंट की अगर हम लोग बात करें, इसका मतलब होता है कीटाणुनाशक। ये होता है आपका कीटाणुनाशक। डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है कीटाणुनाशक। और क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए कीटाणुनाशक की अगर हम लोग बात करें तो कीटाणुनाशक के रूप में कई तरीके की चीज यूज किया जाते हैं जो कि वाटर को प्यूरिफाई करने का काम करता है। यानी अगर किसी कीटाणु को वाटर में मारेंगे, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उस वाटर को हम प्यूरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जैसे एक इसे मतलब वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ इसको, वाटर प्यूरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन की बात कीजिए, प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन डन थ्रू
किसके द्वारा ये किया जा सकता है? तो आप टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर के द्वारा किया जा सकता है। आजकल कई तरीके की टेक्निक खोजी गई है, जैसे एक यूवी रेज है, उसके भी इस्तेमाल से इसको प्यूरिफाई किया जा सकता है। जो रेडियो एक्टिव आयन होते हैं उनके द्वारा भी इसको प्यूरिफाई किया जा सकता है, रेडियो एक्टिव आयंस। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कुछ केमिकल्स होते हैं, उनके ऑक्सीडेशन के द्वारा किया जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स। ओके, जैसे कि ओजोन हो गया, ओजोन। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन हो गया। आयोडीन के अलावा अगर बात करें तो क्लोरीन, क्लोरीन भी जो है वो एक तरीके का वाटर प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जैसे क्लोरामीन हो गया, क्लोरामीन, क्लोरामीन हो गया, इसका फार्मूला है NH2Cl। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो क्लोरीन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरीन डाइऑक्साइड। ओके, ये सब क्या होते हैं? ये सब जो केमिकल हैं ये वाटर के प्यूरिफिकेशन में कीटाणुनाशक के रूप में यूज किए जाते हैं। तो अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो पहले में दे रखा है ओजोन, दूसरे में दे रखा है क्लोरीन डाइऑक्साइड, तीसरे में दे रखा है क्लोरामाइन, और चौथे में ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये चार मतलब सारे ऑप्शन जो है वो यूज किए जाते हैं। इनके अलावा भी मैंने आपको कुछ बता दिया, टेम्परेचर हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, रेडियो एक्टिव आयंस हो गए, ये सब वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए कीटाणुनाशक के रूप में यूज किए जाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि द वेटलैंड फॉलिंग विद इन अर्बन एरियाज which are being dealt with under the नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान। ओके, क्या पूछ रहा है कि नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान के अंतर्गत डील करने वाले जो वेटलैंड इसके अंतर्गत आते हैं कुछ अर्बन एरियाज में, तो पूछना क्या चाह रहा है कि विद द एम ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल्स आर। ओके, इसके अंतर्गत यानी नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान का मतलब जो मेन एम है या जो मोटो है बेसिकली वो है कि जो अर्बन एरिया या सेमी अर्बन एरिया में जो लेक होते हैं या वेटलैंड होते हैं या वाटर बॉडीज होते हैं, उनके अंदर जो पॉल्यूशन होता है उसको प्योरीफाई करने का काम करता है। ओके, तो नेशनल सवाल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जो नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान है ये बेसिकली है क्या। तो ये एक तरीके का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको सेंटर ने स्टेट के साथ मिलकर के इसको आप कह लीजिए कि लॉन्च किया था। ओके, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सॉरी, इसको लॉन्च किया था, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये भारत में पाए जाने वाले अर्बन एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज में कई लेक को या झील को या वेटलैंड को इस प्लान के अंतर्गत मेंशन कर रखा है। यानी इसका मतलब है कि उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। ओके, और बेसिकली अगर देखा जाए तो इस प्लान का जो मेन उद्देश्य है ना, वो देश के शहरी और अर्ध शहरी यानी सेमी अर्बन क्षेत्रों में जो स्थित झीलें हैं उनकी जल गुणवत्ता और उनकी पारिस्थितिकी को बहाल करना यानी रीस्टोर करने की बात करता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान का क्या काम है। ओके, तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन मेंशन किया गया है नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान के अंतर्गत। तो भोज जो लेक है ये भोपाल में है। भोपाल में कहाँ, भोपाल में मतलब कहाँ है, ये एमपी में। ओके, तो ये वाला मेंशन किया गया कि नहीं। सुखना की अगर बात किया जाए तो सुखना जो है आपका ये चंडीगढ़ में है, बिल्कुल सही मैच करा है। चिल्का उड़ीसा में है और पिछोला जो है राजस्थान में कहाँ है, तो ये उदयपुर, राजस्थान के ये उदयपुर में है। उदयपुर एक जिला है राजस्थान में, वहाँ पे है। ओके, तो उस समय जब ये सवाल आया था 2002 में, तो उस समय भोज, सुखना एंड पिछोला ये तीनों जो थे ये इस नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान के अंतर्गत मेंशन किए जा चुके थे। ओके, यानी 1, 2 एंड 4,
तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अगर आज के समय में देखा जाए तो आज के समय में बहुत ढेर सारे जो लेक्स हैं उसे इस नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान के अंतर्गत मेंशन किया जा चुका है। ओके, एग्जाम्पल अगर हम लोग थोड़ा सा समझने की बात करें, ये पॉइंट आप लोग कहीं ध्यान रखिएगा कि अगर राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में कई तरीके के, जैसे पुष्कर लेक हो गया, नक्की लेक हो गया, आना सागर हो गया, फतेह सागर हो गए, ये सब जो लेक हैं ये इस प्लान के अंतर्गत मेंशन किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम लोग बात करें तो जैसे डल झील हो गया, निगीन हो गया, वुलर झील हो गया, ये सब भी मेंशन किए जा चुके हैं। कर्नाटका की बात करें तो बेलंदूर हो गया, उलसूर हो गया, संकी हो गया। भोपाल एमपी की बात करें तो अपर लेक में भोजताल आ जाएगा, लोअर लेक, ये सब इसी में मेंशन किया गया है। पवई एंड रंकाला की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। चिल्का लेक उड़ीसा में। आज के समय में देखा जाए तो चिल्का लेक जो ऑप्शन में दे रखा है आज के समय में इसको भी मेंशन किया जा चुका है, लेकिन जब सवाल आया था उस समय तो आपका आंसर डी था। ओके, लोकटक की अगर बात किया जाए तो ये मणिपुर में है। रविंद्र सरोवर की बात किया जाए तो ये वेस्ट बंगाल में है। हुसई सागर लेक की बात किया जाए तो ये तेलंगाना में है। ऊटी कुदय कनाल कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। रामगढ़ ताल की बात किया जाए तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि रामगढ़ ताल ये कहाँ पे है? तो ये बेसिकली आपके यूपी में है। ओके, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो वैसे आंसर इसका करेक्ट कौन सा होगा? डी। मैंने इतना मेंशन कर दिया, आप जस्ट साइड पे जाइएगा, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान आप मेंशन कीजिएगा और ये देखिए, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि इसमें कौन कौन से लेक आज के समय में मेंशन किए जा चुके हैं। अभी हाल के रिपोर्ट में देखा जाए तो बिहार के 4-5 लेक को इसके अंतर्गत मेंशन किया जा चुका है। ओके, तो आप इसे थोड़ा सा इसके बारे में गूगल पे पढ़ लीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक हैज बीन रिसेंटली इंक्लूडेड अंडर नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। वही जो पिछले सवाल में हम लोगों ने देखा वही सवाल है मेनली, लेकिन कहने का मतलब इसका ये है कि जो हाल ही के समय में इसको इंक्लूड किया गया हो। तो यह 2010 का सवाल है। उस समय देखा जाए तो भीमताल और ऊटी इसके अंतर्गत मेंशन किए जा चुके थे, पोलिकट और सांबर लेक नहीं मेंशन किए जा चुके थे। ओके, तो भीमताल और ऊटी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मेंशन किए जा चुके हैं, लेकिन पूछा है कि रिसेंटली इंक्लूडेड। तो इसका करेक्ट आंसर उस समय भीमताल था, क्योंकि वो रिसेंटली जब ये सवाल पूछा गया था उस समय भीमताल को ही ऐड किया गया था। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट की इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज कॉन्स्टिट्यूटेड द सेंट्रल गंगा अथॉरिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सेंट्रल गंगा अथॉरिटी जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया गया था या कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, वो पूछ रहा है कि किस ईयर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूटेड इन फरवरी 1985। ओके, फरवरी 1985 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और ये उस समय के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी। ओके, राजीव गांधी जी के नेतृत्व में इसको 1985 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और आगे चल करके इसे सितंबर 1995 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, रीनेम्ड कर दिया गया था इसे। और इसका नाम रखा क्या गया था? तो था नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ओके, मेरे कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल गंगा अथॉरिटी को 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और फरवरी में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसको कब किया गया था, किसके प्रधानमंत्री कौन उस समय था? तो उस समय स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में इसको इस्टेब्लिश किया गया था या कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और इसे आगे चल करके सितंबर 1995 में रीनेम कर दिया गया था और नाम क्या इसका बनाया गया था? नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1985। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट की नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की अगर बात किया जाए हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन। ओके, तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की अगर बात किया जाए तो इसे 20 फरवरी आप देखिए 20 फरवरी 2009 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर EPA एक्ट
1986 यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत इसको 20 फरवरी 2009 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ओके, एक सवाल, एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिएगा कि जो भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गंगा नदी को नेशनल रिवर कब घोषित किया गया था? नेशनल रिवर कब घोषित किया? नेशनल रिवर तो ये घोषित किया गया था 2008 में। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी जीके के लेवल पे ये सवाल पूछ लेता है कि गंगा रिवर को नेशनल रिवर कब घोषित किया गया था, तो सन 2008 में किया गया था। ओके, लेकिन ये यहाँ पे जो सवाल आया है ये नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी से आया था, तो ये 20 फरवरी 2009 को। तो इसका करेक्ट आंसर आप देखें तो यहाँ पे अक्टूबर है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मार्च है, नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फरवरी 2009। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट कि द मेन पर्पज ऑफ गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन 1985, यानी इसके कहने का मतलब ही है कि गंगा एक्शन प्लान जो है वो 1985 में लॉन्च किया गया था। ये सवाल में ही दे रखा है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, यानी लॉन्च कब किया गया था? 1985 में। ओके, तो गंगा एक्शन प्लान जो है वो पूछ रहा है कि इसका मेन पर्पस क्या था। तो गंगा एक्शन प्लान जो है 1985 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च किसने किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, उसी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया गया था। अगर इसके उद्देश्य की बात किया जाए तो गंगा के जल को स्वच्छ करना था, यानी इसका जो प्राइमरी पर्पस था या मेन पर्पस था वो गंगा नदी की जो पानी थे, गंगा के जल को प्योर या स्वच्छ करना था, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन पे। पहला क्या कह रहा है, यहाँ पे मेन पर्पस की बात कर रहा है कि सवाल मेन पर्पस पूछा है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि यूटिलाइज द रिवर वाटर फॉर इरिगेशन ओनली, ये स्टेटमेंट तो नहीं होगा। बिल्ट न्यू डैम्स ओवर द गंगा रिवर वैली, यानी गंगा रिवर वैली पे नए नए डैम बनाने की बात कर रहा है, ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि मेक इट्स वाटर पॉल्यूशन फ्री ओनली, तो ये मैंने आपको बताया कि गंगा के जल को स्वच्छ करने की बात करता है कौन? गंगा एक्शन प्लान। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये सवाल में भी शायद ये मिसप्रिंट हो गया होगा, 1994 में ऑप्शन डी दे रखा है, ये उतना कोई मैचिंग, ये थोड़ा सा पॉइंट समझ नहीं आ रहा है। ओके, तो ये सवाल 2022 के प्री में पूछ रखा है ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, गंगा के जल को स्वच्छ करने का इसका मेन पर्पस था, किसका? गंगा एक्शन प्लान का। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि द यमुना एक्शन प्लान वाज फॉर्मली लॉन्च्ड इन, वहां पे गंगा एक्शन प्लान था, यहाँ पे यमुना एक्शन प्लान है। ये सारे फैक्चुअल नेचर के सवाल हैं, सारे फैक्ट हैं। ओके, तो इनको आप फैक्चुअल तरीके से अगर नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एलिमिनेट करने में बहुत ही दिक्कत होगा। तो गंगा एक्शन प्लान की अगर बात किया जाए तो ये लॉन्च कब किया गया था? 1993 में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, और ये क्यों किया गया था? क्योंकि ये बेसिकली जो गंगा नदी है उनको क्लीन करने की बात कर रहा था। ओके, ये जो एक्शन प्लान है, माफ कीजिएगा, यमुना नदी को क्लीन करने की बात करता है। और इट इज़ अ बाईलैटरल प्रोजेक्ट, यानी जो यमुना एक्शन प्लान है ये एक तरीके का बाईलैटरल प्रोजेक्ट है। बाईलैटरल प्रोजेक्ट, इसका मतलब है कि इसको दो देशों ने मिलके आगे काम किया था। तो एक था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत प्लस जापान। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जापान के बीच में ये प्रोजेक्ट साइन किया गया था या MOU साइन किया गया था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, यह एक स्टेटमेंट दे रखा है और पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट किससे एसोसिएटेड है, यानी इसे किसने कहा है। पहला थॉर्नवेट की बात कर रहा है, दूसरा कोपेन की, तीसरा त्रिवार्था की, चौथा स्टैम्प की। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा व्लादिमीर पीटर कोपेन। इन्होंने ही इसको, इस स्टेटमेंट को दिया था, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन से संबंधित है। ओके, यानी कि आप कह सकते हो कि इट इज एसोसिएटेड विद कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। ओके, इट इज एसोसिएटेड विद कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। ओके, इसको पहली बार पब्लिश किया गया था 1900 में, फिर इसको रिवाइज किया गया था 1918 में, 1918 में, किसके द्वारा? व्लादिमीर पीटर कोपेन के द्वारा। तो सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं कि जो ये स्टेटमेंट है वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, इसका मतलब क्या होता है।
यानी ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि वनस्पति ही जलवायु का सच्चा सूचकांक होता है। इसका अर्थ ये हो सकता है कि किसी क्षेत्र की जो नेचुरल वेजिटेशन होती है, यानी प्राकृतिक जो वनस्पतियां होती हैं, वहाँ के क्लाइमेट कंडीशंस को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। यानी वो वहाँ के क्लाइमेट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। वहाँ किसी भी जगह का कोई वेजिटेशन या नेचुरल वेजिटेशन वहाँ के क्लाइमेट कंडीशन को दर्शाता है। बिल्कुल स्टेटमेंट ये करेक्ट है। और अगर इसके एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें कि जो ट्रॉपिकल एरिया है, यानी जो ट्रॉपिक्स के दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में जो एरिया देखने को मिलती है, वहाँ पे आपको डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये वाला मैंने आपको पहले ही लेक्चर कवर करा चुका हूँ। तो वहाँ पे डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि इस ट्रॉपिक एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सनराइज बहुत ही प्रॉपर तरीके से आती है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे जो आप इन्वायरमेंट देखेंगे काफ़ी हॉट होगा। ओके, जब काफ़ी हॉट होगा तो वो जो वाटर लेवल मतलब पानियाँ इस ट्रॉपिक वाले जो एरिया है वहाँ पे जो पानी होगा वो इवेपोरेट होगा गर्मी की वजह से, वो ऊपर जाएगा तो बादल बनेगा। बादल बनने के बाद वहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी। यानी कहने का मतलब ट्रॉपिक वाले एरिया में आपको गर्मी के साथ साथ बहुत ज़्यादा बारिश भी देखने को मिलेगी। तो ऐसा अगर एरिया मिलेगा तो वो बहुत ही एक फेवरेबल कंडीशन होगा किसी भी फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए। यही रीज़न है कि इस एरिया में आपको डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग ग्रास लैंड की बात करें, ग्रास लैंड में अगर हम लोग देखेंगे तो ये वहाँ पे जो आप कह लीजिए कि मॉडरेट रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा, मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलेगा। और जहां पे ऐसा क्लाइमेट होगा या कंडीशन होगा वहां पे क्या उगेगा? ग्रास लैंड। ओके, ग्रास लैंड। और अगर हम लोग समझने की इसको कोशिश करें तो जैसे डेजर्ट वाला जो वेजिटेशन होता है वहाँ पे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होगा, क्योंकि वहाँ बारिश होती ही नहीं है। यही रीज़न है कि वहाँ पे जो वेजिटेशन होगा वो डेजर्ट होगा। कॉनिफेरस अगर फॉरेस्ट की बात करें तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट बहुत ही पहाड़ी एरिया में यानी ऊंचाई पे आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा? कोल्ड होगा। तो बेसिकली जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, इस एग्जाम्पल से ये समझ में तो आ रहा होगा कि वेजिटेशन जो है वो वहाँ की यानी जहाँ वो वेजिटेशन उगा है उस जगह का जो है वो क्लाइमेट की मतलब कंडीशन को बताता है यानी दर्शाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि ये स्टेटमेंट बहुत ही प्रॉपर तरीके से कोपेन साहब ने दिया है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोपेन। ओके, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा। ओके, तो यहाँ तक आप सभी लोग बने रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ कुछ और अच्छे अच्छे सवालों को लेकर के जो कि यूपीपीएससी में पहले आ चुके हैं। ओके, तो आप लोग इस एग्ज़ाम को या इस सीरीज़ को बहुत ही मतलब जो मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ, इस सीरीज़ को अगर कंटिन्यूसली देखते जाएंगे और नोट्स थोड़ा थोड़ा बनाते जाएंगे तो आपके लिए ये एग्ज़ाम तक आते आते काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक समरी के रूप में शॉर्ट नोट्स भी होगा। ओके, तो जो कि रिवाइज करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज अच्छी लग रही होगी और पसंद भी आ रही होगी। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।